गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 3 मार्च और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हैकानी जकालू किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है, दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बन गया है, डिस्कस करेंगे। भारत किस फसल के निर्यात पर अपना प्रतिबंध नहीं हटाएगा, इसी के साथ डिस्कस करेंगे हरित क्रांति के बारे में और आज के सेशन में उड़ीसा राज्य के बारे में डिटेल से जानेंगे। किस देश ने अपनी पहली डिजिटल तौर पर आबादी जनगणना शुरू कर दी है, खबरों में रहा मीरा समूह का संबंध किससे है, डिस्कस करेंगे। रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का जो उद्घाटन है ये किसने किया है, आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन जो शिविर है ये कहाँ पर हुआ, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की जो पहली बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की गई, भारतीय सेना कितनी स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदेगी, STT-40 बेसिक ट्रेनर जो विमान है इन्हें कौन बनाता है, डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के प्रमुख जलप्रपात, यानी कि विश्व के प्रमुख जलप्रपातों से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। कल के क्लास का क्विक रिवीजन भी आप सभी को कराया जाएगा, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप सभी के लिए है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की जो पहली बैठक है ये कहाँ पर हुई है, गांधीनगर, भोपाल, इंदौर या फिर बेंगलोर। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो डिस्कस करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। निम्न में से किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानें मिली हैं? तो फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लेंगे, उड़ीसा के 3 जिलों में, उड़ीसा राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानों की खोज की गई है। ये 3 जिले कौन से हैं? तो इन 3 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं अच्छे से, देवगढ़, क्योंझार और मयूरभंज में। याद रखेंगे इन 3 जिलों में सोने की खदानों की हाल ही में खोज की गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, कुछ समय पहले डिस्कस किया था क्लास में कि भारत में लिथियम के भंडार की जो खोज है ये कहाँ पर की गई है, जम्मू कश्मीर में। इसे आप सभी अच्छे से रट लेना और ये आगामी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा क्वेश्चन कि लिथियम के जो भंडार हैं वो भारत में कहाँ पर मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर में मिले हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इसके बाद लिथियम क्षमता के मामले में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर आ गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये सभी परीक्षाओं के लिए। इसी के साथ उड़ीसा के बोलांगीर एवं संबलपुर में उच्च कोटि के बॉक्साइट के 2 विशाल संचित भंडार भी मिले हैं। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस मोबाइल ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया था और इसका नाम है खनन प्रहरी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो खनन प्रहरी लॉन्च किया गया है। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो रियल टाइम जो गोल्ड एटीएम खोला गया है ये हैदराबाद, तेलंगाना में। कोलार और हट्टी जो खाने हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखेंगे ये कर्नाटक में है और ये गोल्ड के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। देश के सबसे बड़े सोने का जो भंडार है इसकी खोज कहाँ पर की गई थी? तो याद होगा आप सभी को ये बिहार में खोजा गया था। देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार कहाँ पर मिला है? बिहार में। आगे डिस्कस कर लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। तो मैप में आप सभी उड़ीसा की लोकेशन देख सकते हैं। उड़ीसा की जो सीमा है वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में राज्यपाल गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, सही कर लेंगे। विधानसभा सीटें यहाँ पर 147 हैं, लोकसभा सीटें 20 हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 10 है। प्रमुख बांध याद रखेंगे उड़ीसा का हीराकुंड बांध है और इसी के साथ याद होगा टी सेतु का निर्माण भी कहाँ पर किया गया था? उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप या
याद रखेंगे। चांदीपुर प्रक्षेपण केंद्र, पारादीप बंदरगाह, ये सभी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क और कल्लापट्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों भी कहाँ पर हैं? तो ये भी आते हैं उड़ीसा में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण है सिमलीपाल। इसे अच्छे से याद कर लेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर है? राउरकेला, उड़ीसा। भारत का पहला फायर पार्क, ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है। नुआखाई जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में। राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में है और जर्मनी के सहयोग से इसे लगाया गया था। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि राउरकेला स्टील प्लांट की जो स्थापना है उड़ीसा में कब की गई थी? वो डेट आपको लिखनी है कमेंट्स बॉक्स में। प्रमुख नदियां हैं यहाँ की महानदी, इंद्रावती, वैतरणी और ब्राह्मणी नदी। प्रमुख झील चिल्का याद रखेंगे। नलवाना जो पक्षी अभयारण्य है ये चिल्का झील के बीच में स्थित है। प्रमुख यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं और पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी पीडीएफ या क्लास का जो भी अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैक्कानी जखालू, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, ये है जखालू, किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? फ्रेंड छपेगा एग्जाम में, अच्छे से याद कर लेना। तो ये बनी है नागालैंड की पहली महिला विधायक। किस राज्य में की पहली महिला हैं? तो ये नागालैंड की पहली महिला विधायक बन गई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं नागालैंड में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60 है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, जो इलेक्शन हुए हैं हाल ही में विधानसभा सीटों पर वो 59 पर ही हुए। सीट कितनी है? 60 है। इलेक्शन कितने पर हुए हैं? तो इलेक्शन हुए हैं 59 पर। हैक्कानी जखालू को 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं पहली महिला लेटेस्ट करंट अफेयर। मैनुएला रोके बोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो इक्वेटोरियल गिनी है ये किस महाद्वीप में स्थित देश है? कैप्टन सुरभि जखमोला बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सुकोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। तो ये जो नाम यहाँ पर आपने महिलाओं के देखे हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, आप सभी याद कर लेंगे एक बार। नागालैंड की लोकेशन की बात की जाए तो नागालैंड के बारे में याद रखेंगे, ये है नागालैंड। नागालैंड की सीमा किससे मिलती है? मणिपुर से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश, असम से मिलती है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा याद रखेंगे म्यांमार के साथ लगती है। किसके साथ? म्यांमार के साथ। किस देश ने अपनी पहली डिजिटल तौर पर आबादी जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है? तो ये जो जनगणना है ना, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि पाकिस्तान में पहली अपनी डिजिटली जनगणना की जा रही है। जनसंख्या एवं आवास गणना के लिए डिजिटल मंच उपलब्ध कराया गया है। कहाँ पर? पाकिस्तान में, जिसमें प्रत्येक नागरिक कंप्यूटर अथवा मोबाइल फ़ोन के जरिए अपना और अपने परिवार का विवरण दर्ज करा सकेंगे। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो मैप में आप सभी पाकिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं। भारत के किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पाकिस्तान की सीमा लगती है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। सिंधु जल समझौता भारत का किसके साथ हुआ है? तो पाकिस्तान के साथ हुआ है, याद रखेंगे आप सभी। ग्वादर बंदरगाह भी कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ की मुद्रा को रुपया कहते हैं, पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और राष्ट्रपति हैं वर्तमान में आरिफ अलवी। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट्स करके आंसर बताइए कि हाल ही में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति की
किस राष्ट्रपति का निधन हो गया जिनका जन्म भारत यानी कि नई दिल्ली में हुआ था, उनका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल है कि भारत फिलहाल किस फसल के निर्यात पर अपना प्रतिबंध नहीं हटाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत ने निर्णय लिया है यानी कि गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, गेहूं पर जो प्रतिबंध लगाया गया है निर्यात को लेकर, ये फिलहाल गवर्नमेंट नहीं हटाने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी महीने से ही देखने को मिल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो जिसको लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गेहूँ की फसल है ये रबी फसल है, रबी फसलों में आती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं फसल प्रभावित होगी, इसीलिए इस पर क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने निर्यात हटाने से मना कर दिया है। फिलहाल डिस्कस करेंगे हरित क्रांति से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? MS स्वामीनाथन ने। उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज की शुरुआत किस फसल से की गई? गेहूं से। हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों के आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया था? तो पंजाब को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रहा मीरा समूह का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, मीरा समूह है मोटे अनाजों से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 का जो वर्ष है वो मोटे अनाजों का वर्ष घोषित किया है। तो मोटे अनाजों से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बजट जो पेश किया गया था ना 2023-24 का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भी इसका उल्लेख किया है। आगे डिस्कस करेंगे, वो फसलें आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं। तो मीरा का जो पूरा नाम है यानी कि फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, याद रखेंगे ये इसका फुल फॉर्म है। पूछा जा सकता है मीरा का संबंध किससे है? तो मोटे अनाजों से ये संबंधित है। और इसे तो अच्छे से रट लेना कि 2023 का मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। G20 देशों के कृषि प्रतिनिधियों की हाल ही में जो बैठक हुई थी, यानी कि जो पहली बैठक हुई थी कृषि की, वो कहाँ पर हुई थी? इंदौर, मध्य प्रदेश में। भारत ने इस प्रस्ताव का मसौदा पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों के उत्पादन और उसके उपभोग को बढ़ावा देना है। यानी कि जो मीरा का मसौदा बनाया गया था ये इसी में बनाया गया, इस बैठक में। ये बैठक कहाँ पर हुई थी? इंदौर में। जो इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे शोध कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। याद रखेंगे कि भारत मोटे अनाज का सब बड़ा उत्पादक देश भी है। वैसे मोटे अनाज की मुख्य रूप से 8 फसलें हैं जिनकी पैदावार के लिए गेहूं और अनाज के मुकाबले कम पानी की ज़रूरत होती है। अब आप समझ गए होंगे कि मोटे अनाजों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऊपर से जो मोटे अनाज होते हैं ना, ये काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर है, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें बढ़ावा दे रही है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि मावट की वर्षा कौन सी फसल के लिए लाभकारी होती है? तो ये चना, सरसों, गेहूं की फसल यानी कि रबी की फसलों के लिए वर्षा बहुत ही लाभकारी होती है। मावट किसे कहते हैं? तो सर्दी के मौसम में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। मावट, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, जैसा कि अभी डिस्कस कर चुके हैं, 2023। जवाहरलाल नेहरू कृषि यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? जबलपुर में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करते समय श्री अन्न योजना का कई बार जिक्र किया। इसे अच्छे से याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है फ्रेंड्स। श्री अन्न योजना क्या है? तो देखिए, श्री अन्न योजना के अंतर्गत ये कुछ अन्न आते हैं जो आपको याद रखने हैं। 8 प्रकार के हैं। इसमें आता है बाजरा, ज्वार, रागी, सांवा, कंगनी, कोदो, कुटकी और इसके अलावा क्या आएगा? चीना। याद रखेंगे, ये श्री अन्न कहा गया है इन्हें। किसने कहा है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कई बार इसका उल्लेख किया है।
अगला सवाल है कि रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का जो शुभारंभ है ये किसने किया? तो रायसीना जो डायलॉग हुआ है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पहला सवाल बनेगा कि रायसीना जो डायलॉग है ये कहाँ पर हुआ या 8वां संस्करण कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। उद्घाटन या शुभारंभ किसने किया? तो सेकंड क्वेश्चन बनेगा, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। थर्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें मुख्य अतिथि कौन रहा है? तो इसमें मुख्य अतिथि रही हैं कौन? याद रखेंगे, इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है जॉर्जियो मेलोनी। कल इनके बारे में क्लास में डिस्कस भी किया है, देख लेंगे कल की क्लास जिसने भी नहीं देखी है। तो जॉर्जियो जो मेलोनी है जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये समय भारत की यात्रा पर आई हुई हैं और ये इसमें मुख्य अतिथि भी रही हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 8वां संस्करण है, आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। रायसीना जो डायलॉग है 8वें संस्करण की थीम याद रखेंगे, उकसावा, अनिश्चितता, संकट और तूफान में जलता दिया। ये इसकी थीम है इस बार की 2023 की। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रायसीना डायलॉग है क्या? तो इसका जो आरंभ है वो वर्ष 2016 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण के साथ साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है। भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी, ये रायसीना एक पहाड़ी है जो कि आपकी कहाँ पर आती है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। किसका मुख्यालय है? विदेश मंत्रालय का। अब कमेंट्स में आपको क्या बताना है कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन जो शिविर है ये कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, आयुष मंत्रालय का जो पहला चिंतन शिविर का जो आयोजन किया गया वो असम में किया गया। असम में भी कहाँ पर? तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है यहीं पर ये पहला शिविर आयोजित किया गया। उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय आयुष मंत्री वर्तमान में कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि आयुष हील बाय इंडिया इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि एक धरती एक परिवार एक भविष्य के विजन के लिए भी आयुष बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है। दूसरा ब्रांड बन गया है रिलायंस जियो। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर याद रखेंगे स्विचकॉन है। पहले स्थान पर स्विचकॉन है, सेकंड पर आ गया है रिलायंस जियो और थर्ड स्थान पर है एलिट AAA+। ये सब क्या है? तो टेलीकॉम ब्रांड है। रिलायंस पहले जो पिछले साल 5वें स्थान पर था, लेकिन इस साल दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगला सवाल है कि भारतीय सेना कितनी स्वदेशी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदेगी? तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना द्वारा खरीदे जाएंगे 310 आर्टिलरी जो गन सिस्टम है, जिसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। आगे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो पहले जान लीजिए कि इसे बनाता कौन है। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO और दो निजी फर्मों टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज लिमिटेड के सहयोग से ये गन बनाई जाती है। यानी कि DRDO के साथ दो निजी फर्म यानी कि दो निजी कंपनी मिलकर इस गन का निर्माण करती हैं। भारतीय सेना अपनी आर्टिलरी यानी कि तोपखाने की मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। और कितनी गन खरीदी जाएंगी? तो 310। लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्वदेशी तोप यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों से लेकर सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया जा चुका है। यानी कि इसे कहाँ तैनात किया जाएगा? तो जो पाकिस्तान से सीमा लगती है ना भारत की, वहाँ तैनात किया जाएगा। और दूसरा जो चाइना से सीमा लगती है वहाँ पर तैनाती से किया जाएगा। उन्नत आर्टिलरी गन सिस्टम परियोजना एक आधुनिक 155 मिलीमीटर कैलिबर तोप है। इसे पुरानी आर्टिलरी गन की जगह पर नियुक्त किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अगला सवाल है कि STT-40 बेसिक ट्रेनर जो विमान है इसे कौन बनाता है? तो सबसे पहले विमान को पिक में देख लेंगे और इसे बनाता है कौन? HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये विमान सुर्खियों में क्यों है? तो आइए जानते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 6,828.36 करोड़ रुपए की लागत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इस विमान का निर्माण या इसे कौन विकसित करता है, तो इसे करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। याद करेंगे अच्छे से। HAL द्वारा इन विमानों की आपूर्ति आगामी 6 वर्षों की अवधि में की जानी है। डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1940 में होती है। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। अब बताइए बेंगलोर में और किस किस के हेडक्वार्टर हैं कमेंट्स बॉक्स में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान बदलने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। क्लास की शुरुआत में जो सवाल आपसे पूछा था इसका सही आंसर होगा बेंगलोर कर्नाटक, यानी कि बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की जो पहली बैठक है, याद रखेंगे पहली बैठक है, और ये कहाँ हुई है, तो बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित की गई है। इस बैठक में बिम्स्टेक सचिवालय के साथ सभी बिम्स्टेक देश यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड ने अपनी सक्रिय भागीदारी की। अच्छा, इसके जो पहले निर्देशक बने हैं, यानी कि जो बैठक हुई है इसके कार्यकारी पहले निर्देशक कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम याद रखना है घनश्याम प्रसाद। आगे डिस्कस कर लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। न्यूज़ में है तो हो सकता है क्वेश्चन एक ना एक पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो बिम्स्टेक, ये जो कलरफुल देश देख रहे हैं ना, ये सब बिम्स्टेक के सदस्य हैं, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये सभी किसके सदस्य हैं, तो ये हैं बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है। फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल इसकी फुल फॉर्म है। 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। 1997 में बैंकों के घोषणा के माध्यम से यह अस्तित्व में आता है और इसका जो सचिवालय है वो ढाका में है। अब ढाका किसकी राजधानी है, आई होप आप सभी जानते होंगे, और जो जानते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिख देंगे। तो अब रिवीजन कर लेते हैं कल के सेशन का। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं, तो ये बन गए हैं नाइजीरिया के, और इन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए महानिर्देशक बन गए हैं, इनका नाम है राजेश मल्होत्रा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है, जैसे ये PIB वाली न्यूज़ है तो इसे अच्छे से याद कर लेंगे। किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया है, तो औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट ने इसे मंजूरी दे दी है। किस देश के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी भारत की 2 दिन की यात्रा पर आ चुकी हैं, तो ये आ चुकी हैं, कहाँ की हैं, ये इटली की हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत W20 इंसेप्शन जो मीटिंग की मेज़बानी है ये किसने की है, तो भाई ये मीटिंग की मेज़बानी औरंगाबाद के द्वारा की गई है। एथेंस किस देश की राजधानी है, तो एथेंस इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि हाल ही में यहाँ पर रेल दुर्घटना हो गई है और पूछी जा सकती है ये किसकी राजधानी है, तो ये ग्रीस की राजधानी है। GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसको मिल गया है, तो ये भारत को मिल गया है। कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड एंथनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेज़बान है, तो इसका आयोजन किया गया था इम्फाल में। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं, इनका नाम है लियोनेल मेसी। फुटबॉल के ये काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, नाम अच्छे से याद रखेंगे इनका। वहीं भारत के बारे में याद रखेंगे सुनील छेत्री, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भारत के वर्तमान में फुटबॉल के। निम्न में से किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है, इसरो के द्वारा कर दिया गया है। किस संस्था ने भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया, तो इसे NSE के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक GK GS में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये वेनेजुला में है।
एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चूर्ण नदी पर स्थित है, जो कि कैरोनी की सहायक नदी है। देखिए, एग्जाम में जो चूर्ण नदी है ये आपका नहीं पूछा जाता है, बल्कि ऑप्शन में रहता है कैरोनी नदी। तो याद रखेंगे, अगर मान लीजिए कभी डीप में पूछता है तो ये नदी आपसे पूछी जा सकती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। ग्रेट कामराना जलप्रपात कहाँ स्थित है? गुआना में। जोग या गरसुप्पा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये भारत में ही है। डेल्टा जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये कनाडा में है। तुगेला जलप्रपात ये दक्षिण अफ्रीका में है। नियाग्रा जलप्रपात किन देशों के मध्य है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? एरी और ओंटारियो, ये दोनों ही झील याद रखेंगे। रिब्बन जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये आता है कैलिफोर्निया में। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे, इनके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जय घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। सही आंसर था ऑप्शन ए। वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो याद रखेंगे, नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। जैसा कि आप सभी मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, ये है मिजोरम। मिजोरम से सीमा बना रहा है त्रिपुरा, मणिपुर और असम। नागालैंड है यहाँ पर, यानी कि नागालैंड की जो सीमा है वो मिजोरम से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो कोशी नदी को कहते थे। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की? सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू या इस्तेमाल होता है? लक्षद्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि एक छोटी सी क्लास और रहती है, एक छोटा सा वीडियो रहता है, 5 मिनट से भी कम का रहता है, जिसमें आपको जी जो करंट अफेयर के डिटेल से आपने क्वेश्चन पढ़े हैं ना, उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर कराया जाता है। तो इस क्लास के बाद उस क्लास को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और उसमें आपको जो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, जिससे आपका करंट अफेयर डेली का रिवीजन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।